अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूं आयशा बख्श। क्रिकेट के मैचेस हों और फिर साथ ही साथ पाकिस्तान भारत का मैच ना हो, इस पर बात ना हो, ये हो नहीं सकता है। खेल के मैदान में जो कुछ हो रहा है उस पर आपको अपडेट करेंगे। सारा दिन आप समा टीवी पर देख रहे हैं, बहुत जबरदस्त पैनल बैठा है, आप राय भी ले रहे हैं, उस पर तज्जिए आ रहे हैं, अपडेट भी आपको किया जा रहा है। लेकिन खेल के मैदान से बाहर क्रिकेट को लेकर जो सियासत है उस पर खास तौर पर आज हमारे प्रोग्राम में गुफ्तगू रहेगी। खेल के मैदान की पहले बात करेंगे। दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा मुकाबला इस वक्त कोलंबो के आरपी प्रेमादासा स्टेडियम में जारी है। गुज़िश्ता रोज बारिश के बायस मुतासर होने वाला पाकिस्तान और भारत का मैच आज रिजर्व डे पर खेला जा रहा है। बारिश के बायस मुताद्दिद बार ये मैच रोकना पड़ा। आज भी ताखीर से शुरू होने वाले मैच में भारत ने पहले खेलते हुए 50 ओवर में 356 रन बनाए हैं। अब पाकिस्तान के बैटर्स का इम्तिहान है कि वो 357 रन का टारगेट चेज करके एशिया कप के फाइनल की राह हमवार करें। यहाँ आपको ये अपडेट दे दें कि अब से कुछ देर बल्कि कुछ लम्हे पहले पाकिस्तान की पहली विकेट गिर गई है। इमामुल हक 9 रन बनाकर पवेलियन लौट गए हैं। अब बात कर लेते हैं इससे पीछे की सारी सूरत हाल पर। 2 सितंबर को पाकिस्तान भारत का मैच था। बारिश के बायस वो मैच मुकम्मल नहीं हो सका था। इस वक्त एशिया की तमाम टीमें अहम टूर्नामेंट में मद्दे मुकाबिल हैं, लेकिन इस बार ये एशिया कप जिस मज़हका खेज सूरत हाल से दो चार हुआ है, इसकी वजह एक अनोखे लाडले बने हैं जिन्हें सब जय शाह के नाम से जानते हैं। जय शाह इंडियन क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी और साथ साथ एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर भी हैं, लेकिन उनका सबसे बड़ा तारुफ यह है कि वो इस वक्त इंडियन सियासत में एक ताकतवर सियासतदान समझे जाने वाले अमित शाह के बेटे हैं और इसी सियासी असर रसूख की वजह से ही वो बीसीसीआई में आए हैं। जय शाह बीसीसीआई के साथ साथ एशियन क्रिकेट काउंसिल को भी वन मैन शो की तरह चला रहे हैं। एशिया कप की मेजबानी पाकिस्तान को मिलते ही भारत ने बगैर किसी ठोस वजह के पाकिस्तान में आकर खेलने से इनकार किया, तो पीसीबी ने टूर्नामेंट को बदमज़गी से बचाने के लिए भारत के सामने हाइब्रिड मॉडल की शक्ल में ये फॉर्मूला रखा कि भारत अपने मैचेस किसी न्यूट्रल मकाम पर खेल ले और बाकी टूर्नामेंट पाकिस्तान में हो जाए। यूं मेजबान होने के बावजूद टूर्नामेंट के टोटल 13 मैचेस में से सिर्फ 4 मैच ही पाकिस्तान में मुमकिन हो पाए हैं। न्यूट्रल वेन्यू के तौर पर यूएई को भारत ने गर्मी का बहाना बनाकर मुस्तरद कर दिया था। हालांकि इसी मौसम में पहले भी वहां एशिया कप हो चुके हैं। बादल नखास्ता पाकिस्तान को एशिया कप के न्यूट्रल मकाम के तौर पर श्रीलंका को कबूल करना पड़ा और ये बात सब जानते थे कि श्रीलंका में इस मौसम में क्रिकेट के लिए सबसे बड़ी रुकावट बारिश होती है। पाकिस्तान को कुछ ना समझने की दूसरी मिसाल उस वक्त सामने आई जब एशिया कप के शेड्यूल का ऐलान लाहौर में मुनक़िदा तकरीब में होना था, लेकिन तकरीब से कुछ देर पहले जय शाह ने इंडिया में बैठे हुए खुद ही ये शेड्यूल जारी कर दिया। इस ज़िम्न में एक और तनाज़ा उस वक्त सामने आया जब एशिया कप की ऑफिशियल जर्सी पर मेजबान पाकिस्तान का नाम ही गायब कर दिया गया, जबकि माजी में हर एशिया कप के मेजबान का नाम उस जर्सी या शर्ट पर दर्ज रहा है। इन तमाम बदमज़गियों के बावजूद पाकिस्तान ने एशिया कप के 4 मैचेस की मेजबानी अच्छे अंदाज में की, मगर पाक भारत जैसे बड़े मैच बारिश से मुतासर होकर क्रिकेट शायकीन का मजा किरकिरा जरूर कर गए। यूं एशिया कप में क्रिकेट के सबसे बड़े टूर्नामेंट को सियासी बुनियादों पर बर्बाद करने में भारतीय बोर्ड ने कोई कसर न छोड़ी। यहाँ अहम सवाल ये भी उठता है कि आखिर पाकिस्तान ही क्यों हर दफा कॉम्प्रोमाइज करता है। भारत पाकिस्तान में खेलने पर आमादा नहीं, न्यूट्रल वेन्यू भी मर्जी का, मगर पाकिस्तान बगैर किसी अगर मगर और रेजिस्टेंस के अगले माह वर्ल्ड कप खेलने भारत जा रहा है। इसी पर गुफ्तगू रहेगी। पैनल में हमारे साथ मौजूद हैं हसन निसार, शहजाद चौधरी, जैगम खान और अबसार आलम। प्रोग्राम का पहला सवाल क्रिकेट के मैदान से बाहर होती सियासत पर आप सबके लिए। एशिया कप मेजबान पाकिस्तान, मर्जी भारत की, बारिश से मैचेस मुतासिर, भारतीय हठधर्मी बरकरार। पाकिस्तान पीएसएल के 8 सीजन करवा चुका, कामयाबी से इनेकाद के बावजूद पाकिस्तानी बोर्ड भारतीय बोर्ड के सामने घुटने टेकने पर मजबूर क्यों? शहजाद साहब, खेल के लिए तो एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट चाहिए होती है, जाहिर बात है फिर दोनों जानिब के बोर्ड्स भी इसी हिसाब से आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान ने कामयाब पीएसएल का इनेकाद करवाया है। एशिया कप एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट है एशिया की टीमों के लिए, मगर जिस तरह कंडक्ट किया गया इस बार, खुद पाकिस्तानी टीम की जितनी ट्रैवलिंग थी, क्यों इतनी ज्यादा भारतीय हठधर्मी नजर आई है, जहां पाकिस्तान मजबूर हुआ है बार बार अपनी राय, अपनी मर्जी, अपनी होस्टिंग को सरेंडर करने को? अच्छा आयशा, आपके सवाल के अंदर जो आपने वो जिसे कहते हैं प्रेमाइज या जो मारूजात दी, वो बिल्कुल दुरुस्त अपनी जगह पे, लेकिन जो अभी क्रिकेट के अंदर जो हाल है, मैच जो हो रहा है, जो उन्हें इंडिया ने स्कोर किया है, उसका क्रेडिट इंडिया को जरूर देना चाहिए। उनके बैट्समैनों का कमाल है, हमारे बॉलरों की कमजोर बॉलिंग है
और शायद हमारी कप्तानी के अंदर वो जो उनको स्टडी करना चाहिए था विकेट को बेहतर तरीके से और बेहतर चॉइसेस करनी चाहिए थी सिलेक्शन के अंदर बॉलर्स की, वो नहीं कर पाए। तो खेल है। बाकी हम आते हैं अब आपके दूसरे सवाल की तरफ कि ऐसा क्यों होता है। जय शाह एसीसी का प्रेसिडेंट है, एशियन क्रिकेट काउंसिल का। एशियन क्रिकेट काउंसिल के तर्ज पे वो फैसले कर रहा है जो इस वक्त बैठ के कर रहा है। हम क्यों मानने पे मजबूर हैं? इसलिए क्योंकि हम मेज़बान हैं, और ये याद रखें कि जो दुनियाई क्रिकेट के अंदर जो पैसा रेज हो रहा है, जो फाइनेंशियल पावर है, वो इंडिया के पास है। यानी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड भी अब इंडिया की बात मानने पे मजबूर हो जाते हैं। अगर आईसीसी के अंदर या किसी और जगह पे जब इंडिया कोई चीज़ कहता है कि ऐसे होना चाहिए, तो सब लोगों को मानना पड़ता है, क्योंकि मैक्सिमम पैसा वहां से जनरेट हो रहा है इंडिया से दुनिया क्रिकेट के अंदर। उसके लिए ऑस्ट्रेलिया और जैसा मैंने कहा इंग्लैंड की क्रिकेट पावर्स जो हैं वो भी कई दफ़ा अपने आप को मजबूर पाती हैं। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात ये याद रखें कि अगले ही महीने में अक्टूबर के अंदर वर्ल्ड कप होने जा रहा है। पाकिस्तान के पास दो चॉइसेस थी। वो एशिया कप के अंदर से कहता कि हम इंडिया के बगैर खेलेंगे, या ये कहता, जो कि जाहिर है कि एसीसी की होने की वजह से, जय शाह की वजह से ये नहीं हो गालिबन ना हो पाता, और ये जो एशिया कप है यही कैंसिल हो जाता। क्या हमें एशिया कप को कैंसिल कर देना चाहिए था एज अ कॉम, एज अ नेशनल पॉलिसी? ये एक पहला सवाल था। उसकी वजह ये थी क्यों नहीं हमने किया। इसलिए नहीं किया कि मेरी नज़र के अंदर जितना पैसा मिलता है एक टूर्नामेंट को कराने में, वो पैसा बीसीसीपी को या पीसीबी को जो मिलना चाहिए था, वो गालिबन वो उसके लिए वो उनकी मजबूरी बनी कि पैसे हमें बहुत कम मिलते हैं, तो अच्छा है कि हमें एसीसी से कुछ पैसा मिल जाएगा, और काफ़ी हद तक काफ़ी पैसा मिलता है। पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात, हमें ये फैसला करना था कि अगर हम इंडिया के साथ, इंडिया की वजह से उनकी बात नहीं मानते, तो क्या फिर हम वर्ल्ड कप के लिए भी अपने आप को कहेंगे कि हम नहीं जाएंगे इंडिया में? तो अगर आपने वर्ल्ड कप के लिए जाना है और फिर आप एसीसी की बात भी नहीं मान रहे और वो भी नहीं कह रहे जो वो कह रहे हैं, और अपनी बात मनवाना चाहते हैं, शायद बेहतर नेगोशिएशन, बेहतर डिप्लोमेसी से आप ये चीज़ें कर सकते थे। लेकिन हमने उस मजबूरी के तहत कि हमें वर्ल्ड कप से नहीं अलहदा होना, वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी क्रिकेट को जाना चाहिए, वरना पाकिस्तान क्रिकेट आइसोलेट हो जाएगी, और ये इंडिया कामयाब हो जाएगा ये साबित करने में कि हमने पाकिस्तान को आइसोलेट कर दिया। तो मेरा ख्याल है ये भी एक वजह बनी। तीसरी बात, देखिए इस वक्त इंडिया क्या कर रहा है। इस वक्त ऑकस जिसे कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस, इंडिया, क्वाड, ये वो सारा एक उसका वो लेवल है जिसपे वो बात कर रहा है। G20 की अभी उसने समिट कराई है अभी 2 दिन पहले। वो अपने, और फिर उसके बाद वो इंडो, मिडल ईस्ट, यूरोप, ये जो एक हाईवे और उस किस्म की जो चीज़ें और ट्रांस कॉन्टिनेंटल कम्युनिकेशन लाइंस बिछाना चाह रहा है, वो अपने आप को डिफरेंट लीग में देखता है। तो वो जब से इंडो पाक एफपैक बना, जब से इंडो पाक एफपैक बन गया, तो उसने पाकिस्तान को एक तरह से जिसे कहते हैं कि एक कोने में बिठा दिया मुकम्मल तौर पर। अब हम हैं उससे चिपकने की कोशिश करते रहते हैं। इंडिया हमसे बहुत आगे जा चुका, बहुत सारी फील्ड्स में बहुत आगे जा चुका, लेकिन पाकिस्तान आज भी मजबूर होता है अपने आप को इंडिया से मुकाबला करने में, इंडिया को बुरा भला कहने में। मेरा अपना ख्याल है कि पाकिस्तान को बहुत कुछ अंदर खाने करना है इससे पहले कि हम अपने आप को फिर से इस रीजन में उस लेवल पे रेलेवेंट कर सकें जिस पे आज इंडिया बैठा हुआ है। इंडिया ग्लोबल लीग में जा चुका है, तो ये भी वजह, और उन्होंने हमें जानबूझ के अलहदा करने की, आइसोलेट करने की हर लम्हे कोशिश की है। और अगर हम क्रिकेट में भी आइसोलेट हो जाते हैं तो शायद पाकिस्तान के लिए डिप्लोमेटिकली, स्ट्रेटेजिकली, हर तरह से शायद इतना अच्छा ना होता। ये मजबूरियां बनी, आया, अब ये ओपन है, दिस ओपन टू डिबेट। करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, खड़े होकर कह देना चाहिए था कि ना एशिया कप भी कैंसिल करेंगे, वर्ल्ड कप में भी नहीं जाएंगे, हम इंडिया नहीं जाएंगे। मैं तो अपने तौर पर मैंने कहा था उस जमाने में ट्वीट वगैरह के अंदर और इसके अंदर कि पाकिस्तान को खड़े हो जाना चाहिए, कहना चाहिए हम अगर इंडिया नहीं आएगा तो हम भी वहां पे नहीं जाएंगे। लेकिन बात सूरत जो कौमें जिस तरीके से फैसले होती हैं, लीडरशिप करती है, उसकी मैंने आपको वजूहात बता। ठीक, ज़ैगम साहब, जेंटलमैन गेम क्रिकेट कहलाता था, खेल खेल है और खेल को खेल के अंदाज में लेना चाहिए, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट पे। शहजाद साहब ने बहुत सी चीजें रख दी और फिर ये कहकर कि इंडिया एक और ही लीग खेल रहा है, वो ग्लोबल लीग का हिस्सा बन गया है। तो इसका मतलब यह है कि अगर वो वहां पर अपनी मोनोपोली रख रहा है क्रिकेट के अंदर, तो वो उसको खेल को खेल नहीं रहने देगा, वो खेल को में सियासत कर रहा है और सियासत की बुनियाद पर पाकिस्तान को आउट करने की कोशिश कर रहा है क्रिकेट ग्राउंड से। जेंटलमैन होना एक ऐसी चीज़ है जिस पर किसी को मजबूर नहीं किया जा सकता। ये चॉइस है कि कोई जेंटलमैन बने या ना बने। जैसे आपने कहा, इस वक्त असल में बीसीसीआई जो भारत का क्रिकेट बोर्ड है वो अनोखा लाडला है, और उसके सामने सिर्फ पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड नहीं, तमाम क्रिकेट बोर्ड और रीजनल एशियन अदारा
और बैनुल अक़वामी अदारा दोनों बेबस हैं, दोनों कुछ नहीं कर सकते। उसको एक वीटो की ताकत हासिल हो गई है और उसकी 3 सादा वजूहात हैं। पहली बात है माशी, इस बोर्ड की माशी ताकत। भारत का बोर्ड तकरीबन एक साल में $500 मिलियन कमाता है। इसके बाद की जो 5 बोर्ड्स हैं उन सब की आप कमाई इकट्ठी भी कर लें तो भारत की कमाई के बराबर नहीं बनती। अब इस वजह से सब टीमों को, और ख़ास तौर पर एशियन जो तंजीम है और जो बैनुल अक़वामी तंजीम है ACC और ICC, उसको भारत की बात माननी पड़ती है। और उसकी एक वजह है कि भारत का इतना बड़ा होना, वहाँ पे क्रिकेट देखने वाले 1 अरब से ज़्यादा हैं, 1.25 अरब है। उसकी वजह से देखने वालों से जो आमदनी होती है और फिर ख़ास तौर पर मीडिया के ज़रिए से जो आमदनी होती है, वो इतनी बड़ी आमदनी है कि उसको मिस करना कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। दूसरी बात, भारत की सियासी ताकत, भारत का इन्फ्लुएंस जिसका चौधरी साहब ने जिक्र किया। जैसे जैसे भारत की मईशत बढ़ी है उसका सफारती वज़न बढ़ा है और भारत उस सफारती वज़न को हर जगह इस्तेमाल करता है, कहीं नहीं हिचकिचाता। उसने क्रिकेट को ख़ास तौर पर अपनी डिप्लोमेसी के लिए इस्तेमाल किया है और क्रिकेट पर अपना इन्फ्लुएंस डाला है। ये उसका एक डिप्लोमेसी का, सॉफ्ट पावर का एक टूल है जिसको वो इस्तेमाल करने से बिल्कुल नहीं हिचकिचाता। तीसरी बात, भारत के खिलाड़ी, भारत के पास दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ी मौजूद हैं, एक बहुत अच्छी टीम है और कोई ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि भारत वॉकआउट कर जाए, भारत ना आए, किसी टूर्नामेंट में भारत के खिलाड़ी ना आए। अब ये इतने बड़े फैक्टर्स हैं कि जिसकी वजह से भारत को, भारत की क्रिकेट की तंजीम को वो वीटो पार हासिल हो गया है और वो ताकत आ गई है कि वो धमकी देकर अपनी बात मनवा लेता है। मिसाल के तौर पर 2017 में उसने चैंपियंस ट्रॉफी में धमकी दी कि अगर मेरी शराइत नहीं मानेंगे तो हम नहीं आएंगे। अब इसको कोई इस बात को अफोर्ड ही नहीं कर सकता था। 2021 में T20 में उसने कहा अगर तारीखें नहीं बदलोगे तो हम नहीं आएंगे। तो इस वक्त हमारी मजबूरी है, क्रिकेट में रहना है। अगर हम नहीं रहेंगे तो फिर उसमें हमारा नुकसान ज़्यादा है। इसलिए हमें वी नीड टू बाइड आवर टाइम, हमें अपना वज़न बढ़ाना है, खेल में अपने आप को बेहतर करना है, अपनी मईशत को बेहतर करना है। जब बाकी चीज़ें ठीक होंगी तो हमारा इधर भी वज़न बढ़ेगा। सबसे ज़्यादा अहम बात है, हम और कुछ नहीं कर सकते, अपनी क्रिकेट को बेहतर बनाएं, इतनी ज़बरदस्त टीम बनाएं और हमारी टीम इतनी ज़बरदस्त खेले कि जिसकी वजह से हमारा क्रिकेट में जो वज़न है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। ठीक है। अब सर साहब, ये जो गुफ्तगू हो रही है क्रिकेट इकोनॉमी और फिर भारत जहां पहुंच गया है कि वो वीटो करता है जो उसके फैसले हक में नहीं आते, तो ये तमाम फैक्टर्स तो खेल को मुतासिर कर रहे हैं, क्योंकि अगर पाकिस्तान से हट के दीगर बोर्ड्स के साथ भी यही सलूक है तो फिर खेल कहां इसमें रह जाएगा? खेल तो है ही नहीं, आपने कहा सियासत है। पहली बात तो ये कि जैगम साहब ने जो पहले 7-8 मिनट जो बात की है वो मुझे बिल्कुल नहीं सुनाई दी। आखिरी उनके 7-8 मिनट जो हैं वो मैंने सुने हैं, तो उसमें आखिर में उन्होंने जो, अब मेरे लिए तो ज़ाहिर है 2-3 मिनट ही बचे होंगे, तो आखिर टाइम बताइएगा जरूर, मेरा टाइम कैलकुलेट करके बताइएगा। पहले शहजाद साहब बात कर रहे थे, मेरा टाइम कैलकुलेट करके बताइएगा प्लीज, प्लीज बताइएगा मेरा टाइम। जी 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 ठीक है। तो उन्होंने जो देखे, मैंने आपको पिछले वीक हम प्रोग्राम कर रहे थे ना, मैंने कहा था कि हमें बस या मसीहा की तलाश रहती है या किसी मुजरिम की तलाश रहती है जिसके हम टोकरी में सब कुछ डाल दें। अब मसीहा हमारे लिए क्रिकेट टीम के वो 11 लड़के हैं जो बेहतरीन परफॉर्म करें, पाकिस्तान जैसे, पूरा पाकिस्तान जैसे भी परफॉर्म कर रहा हो खैर है, लेकिन वो 11 लड़के ऐसी परफॉर्मेंस दिखाएं कि हमारे बगैर पूरी दुनिया का कोई टूर्नामेंट ही ना हो। ये तो हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी हैं कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। आपने जिक्र किया शुरू में कि PSL जब शुरू हुआ था, जब PSL शुरू हुआ था उस वक्त पाकिस्तान में डॉलर का रेट 102 था। उस वक्त पेट्रोल 1 लीटर 68 रुपये का आता था। उस वक्त पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $17 बिलियन थे। उस वक्त रोज़ाना TV चैनल ये नहीं बताते थे कि पाकिस्तान आज या कल में डिफ़ॉल्ट हो जाएगा और यहाँ इलेक्शंस होंगे या नहीं होंगे, एक स्टेबिलिटी थी। इसलिए पाकिस्तान में PSL शुरू हुआ, लेकिन हम उसका फ़ायदा नहीं उठा सके। बिल क्लिंटन ने जब अपनी इलेक्शन मुहिम शुरू की, पहला इलेक्शन उन्होंने लड़ा जॉर्ज W बुश के ख़िलाफ़, जॉर्ज H.W. बुश के ख़िलाफ़, बड़ा जो बुश था, उसने इराक जंग जीती हुई थी और बड़ा वो कॉन्फिडेंट था। लेकिन बिल क्लिंटन ने जो नारा दिया ना, वो एक लाइन थी, इट्स द इकोनॉमी स्टूपिड। उसने अमेरिकी कौम को बताया कि हर चीज़ इकोनॉमी के इर्द गिर्द घूमती है,
हम पेशावर में आज भी कोई गैर मुल्की किसी होटल में नहीं ठहर सकता, इजाज़त ही नहीं है, अनरिटर्न है कोई गैर मुल्की टूरिस्ट, सिवाय एक जो सेरिना होटल है उसके। हमारे यहाँ सिक्योरिटी की या फॉरेन इन्वेस्टमेंट की या फॉरेनर्स की ये वेलकम है। उसमें आप ये समझते हैं कि जब हम एक सिक्योरिटी स्टेट बना लिया और इंडिया के साथ हम मुकाबला करें और आईसीसी में हम जो कुछ कहें वो दुनिया पूरी मान ले, दुनिया नहीं ऐसे मानेगी। हमारा इंडिया के साथ पैरिटी का एक रिलेशनशिप था 1947 के बाद, हमने कोशिश करके भी रखा। 1971 में जब बांग्लादेश बना, मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश बना, तो वो पैरिटी ख़त्म हो गई जो 1998 तक जारी रही। 1998 में जब पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए इंडिया के ख़िलाफ़, तो हम दोबारा 30 साल बाद 20 साल बाद पैरिटी पे आए थे इंडिया के साथ। लेकिन क्या कहूँ मैं, अब फिर आप कहेंगे कि मेरी सुई अटकी हुई है, लेकिन फिर हमें बहुत ज़ोर से कारगिल आया, और वो कारगिल देख लें और उसके बाद देख लें हमारी पैरिटी किधर गई। अब हमारे न्यूक्लियर वेपन्स को बड़ा हम शो करते थे ना, कोई परवाह नहीं करता उनकी। उसके बाद अल्लाह ने फिर हमें एक मौका दिया पिछले 51 साल में कि सी पैक इंडिया के साथ शुरू किया, चाइना के साथ शुरू किया, ताकि थोड़ी यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही थी, बम धमाके यहाँ पे हो रहे थे, लोड शेडिंग यहाँ पे थी, कोई फॉरेनर भी नहीं यहाँ पे आता था 2013 में, इतने यहाँ पे बम धमाके हो रहे थे। वो सी पैक शुरू हुआ तो हमें कुछ लोगों को बहुत ज़ोर से इमरान प्रोजेक्ट आ गया। अब आप मुझे बताएं, क्या हम दुनिया के लाडले हैं कि हम अपने मुल्क के साथ जो मर्जी करते रहें? सिक्योरिटी स्टेट हमने इसको बना दिया है, हर जगह पे हम बंदूकें उठा के खड़े होते हैं, एयरपोर्ट से बाहर निकले बंदूकें होती हैं यहाँ पे। कौन आएगा इस मुल्क में, कौन आगे इसमें इन्वेस्ट करेगा? फिर आप कहते हैं कि हमने इंडिया से मुकाबला कर रहे हैं। इंडिया, अब आप शुक्र, मैं तो हैरान हूँ कि आज ये आप लोग मान गए हैं कि इंडिया हमसे आगे है। हम तो ये मानने भी तैयार नहीं है कि इंडिया हमसे आगे है। तो जब तक आप अपनी इकोनॉमी को ठीक नहीं करेंगे, दुनिया में आपकी इज्जत नहीं होगी, हर जगह भीख मांगेंगे, तो आपकी क्रिकेट किसी आइलैंड तो नहीं है ना कि क्रिकेट अलग से तरक्की करे और क्रिकेट की वजह से पूरी दुनिया आपकी माने, आपकी बात माने। आपकी इकोनॉमी ठीक होगी तो सबकी ठीक होगा, वरना कुछ नहीं होगा। ठीक होगी तो सब ठीक होगा, और फाइनेंशियल बर्डन यानी फाइनेंशियल जो आपका वेटेज है वो ही आपके लिए आसानियां करता है। हसन निसार साहब, अभी ऊपर उन्होंने कहा निसार साहब ने कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी इस कौम के लिए, तो क्रिकेट बहुत लाडली है इस कौम के लिए, और वो चाहते हैं कि उनके ग्राउंडों में खेल हो, क्रिकेट हो, और अगर खेल नहीं होगा तो फिर क्या होगा? तो इस तरीके से तो खेल नहीं होगा हमारे ग्राउंड्स में, जब हम मेजबान हैं तो भी हमारी मर्जी नहीं कहीं। देखें आयशा, मैं आई एम सॉरी, जानते हैं लोग, मुझे ना क्रिकेट से कोई दिलचस्पी है ना इसकी मुझे कुछ समझ है। सो क्रिकेट वगैरह को अलहदा रखो, इस बात का जवाब अलबत्ता दे सकता हूँ कि घुटने क्यों टेके। तो सीधी सी बात है बीबी, सवाए दिफा के, और वो भी कर्टसी एटम बॉम्ब डेटरेंट है बहुत बड़ा। बाकी हम किस शोबे में उनके हम पल्ला हैं? उधर चंद्रयान है, इधर बंदरियान है, इधर बिजली चोर है, उधर क्या मतलब? एवं घर बैठे चौधरी। मुझे तो खुदा की कसम घिन आती है जब मैं लोगों को इतना एक्साइटेड देखता हूँ क्रिकेट मैच में। ये गालों पे बच्चियों ने वो लाइनें लगाई हुई, जिब्रे, रंग बिरंगे जिब्रे, और कई खाया करो, लोग भूखे मर रहे हैं। क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट, व्हाट नॉनसेंस। क्या आपका ना साइज मिलता है उसके साथ, ना आपके सिस्टम्स उसका मुकाबला करते हैं, ना आपकी इकोनॉमी, ना आपकी मोरालिटी, कोई सिर पैर ही नहीं है। इस दोस्तों ने जो जो बातें की हैं, ये तो पूरा थीसिस है। किस बात का कंपैरिजन? ये तो एमी एक बिल्कुल एक तिल है, मटके का, तिलों का भरा हुआ मटका हो, उसमें एक तिल है क्रिकेट। उसकी अपनी माइट देखो, उसका साइज देखो, उसकी प्रोग्रेस देखो, उसकी इकोनॉमी देखो, उसका वर्ल्ड इमेज देखो, अपनी औकात देखो। घुटने टेक दिए, घुटने हैं कहां आपके? घुटने टेक दिए, क्रिकेट खेलो, चलो बाकी मौज करो। क्रिकेट हसन साहब, ये तो अब नहीं है कि अगर साइज कम है तो हम क्रिकेट ना खेलें, क्रिकेट तो खेलना ही है, और जाहिर बात है हमारे ग्राउंड्स में भी मत खेलो, मत खेलो, मत खेलो। सर, जब खेलने को ग्राउंड्स नहीं होंगे तो फिर और बहुत कुछ होता है, यही तो तवज्जो करने की जरूरत है। नहीं आशा, खुदा की कसम, हंसना हराम होना चाहिए। जो हालत है, अगर हम समझते हैं कि पाकिस्तान एक फैमिली की तरह है, तो आपकी फैमिली में कोहराम मचा हुआ है। बच्चे बिलक रहे हैं, लोग जलील हो रहे हैं, बिल जलाए जा रहे हैं, आप दंदियां निकाल रहे हैं और डांस पर मार रहे हैं। मुझे तो छिछोरपन लगता है। आई एम सॉरी। चलें जी, हसन साहब का नुक्ता नजर मुख्तलिफ करो ये काम। बिल्कुल ठीक है, माशी मसाइल हैं, हालात बहुत खराब हैं,
लेकिन सब चीजें सही हैं, जो फैसला साज हैं उनको देखना है कि अगर हम आज यहाँ खड़े हैं, कुछ एक दिन में तो हुआ नहीं, ना 2 दिन में या 6 दिन में, बार बार जो फैसले लिए जाते हैं अगर उन पे नजरसानी करके तस्लीम कर लिया जाए कि हम गलत कहाँ थे, क्यों थे और अब कैसे दुरुस्ती होनी है, तो आगे बढ़ा जा सकता है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कुछ सियासी बयानात पर गुफ्तगू रहेगी। स्ट्रेट टॉक में एक बार फिर खुशामदीद। मरदमशुमारी और इंतखाबात पर आसिफ जरदारी के बयान को लेकर बिलावल भुट्टो ने खुलकर वालिद के मौक़िफ़ की मुखालिफत कर दी है। बिलावल ने कहा है कि आसिफ जरदारी से पूछा जाए कि उनके बयान का मतलब क्या है। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में पार्टी के तमाम कानूनी माहिरीन ने बताया कि आइन के मुताबिक 90 दिन में इंतखाबात होने चाहिए। बिलावल भुट्टो ने कहा कि घर के मामलात में आसिफ जरदारी की बात मानने का पाबंद हूँ। जहां तक सियासत, आइन और पार्टी पॉलिसी की बात है, वहां मैं अपने कारकुनों और पार्टी के फैसलों पर अमल का पाबंद हूं। बाप और बेटे के मौक़िफ़ में इस वाज़े तज़ाद पर पार्टी के अंदरूनी ज़राए कहते हैं कि यह इख्तिलाफ बिलावल की तरफ से अपने वालिद के सियासी असर से बाहर निकलने की कोशिश है, जबकि दूसरा मौक़िफ़ यह है कि बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी मायूस वोटर्स, कारकुनों और नौजवानों को अपनी जानिब मुतवज्जह करने के लिए उसी तरह का गुड कॉप और बैड कॉप खेलना शुरू हो गए हैं जिस तरह नून लीग के अंदर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ये खेल खेलते रहे हैं। पीपल्स पार्टी के जराये के मुताबिक बिलावल पार्टी को जमहूरी तरीके से चलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये पहला मौका नहीं जरदारी और बिलावल के मुख्तलिफ मामलात में इख्तिलाफात ना उभरे हो। बिलावल ने पार्टी इजलासों के दौरान मुताद्दिद मामलात पर अपने वालिद की मुखालिफत की है। सीईसी के इजलास में मुताद्दिद बार बिलावल और जरदारी के दरमियान इख्तिलाफात भी देखे गए। दोनों रहनुमा कई मामलात पर एक पेज पर नहीं रहे। बाज़ मौक़े पर बिलावल ने इजलासों के दौरान अपने वालिद की मुखालिफत की और बाज़ मामलात में अपने वालिद को कायल करने में भी कामयाब रहे। जनवरी 2020 में जनरल कमर बाजवा की एक्सटेंशन के लिए वोट ना देना और कौमी असम्बली के आखिरी इजलास में ये कहना कि ऐसा लगता है हमारे बड़ों ने फैसला किया है कि जो 30 साल की सियासत आप लोगों ने की है, आगे जाकर हम ऐसी सियासत करें। आसिफ जरदारी से इख्तिलाफात की 2 अहम मिसालें हैं। पीपल्स पार्टी के जराये के मुताबिक कई पार्टी रहनुमा और कारकुनान इंतखाबात पर जरदारी की एकतरफा बयान पर बेचैन हैं, जो सीईसी के फैसले और पार्टी पॉलिसी के खिलाफ था। उनका मौक़िफ़ है कि आसिफ जरदारी ने पार्टी सीईसी को अपने फैसले पर नजरसानी करने के लिए नहीं कहा था और इसके बजाय एकतरफा तौर पर अपना बयान जारी कर दिया। तहम यहाँ ये बात भी अहम है कि इससे पहले बिलावल और जरदारी के दरमियान इख्तिलाफात सिर्फ सीईसी मीटिंग्स तक ही महदूद थे, लेकिन अब ये इख्तिलाफात खुलकर सामने आ गए हैं। दरअसल मामला क्या है, क्या समझा जाए वाकई इख्तिलाफ है या इख्तिलाफ नहीं, इख्तिलाफ का दिखावा है? आप सबके लिए सवाल इस तरह से। इलेक्शन कमीशन नई हल्का बंदियां करवाने का पाबंद आसिफ जरदारी से पूछा जाए कि उनके बयान का मतलब क्या है। बिलावल भुट्टो, क्या बाप बेटे ने भी गुड कॉप बैड कॉप का खेल खेलना शुरू कर दिया? हसन निसार साहब, आपके ख्याल में दरअसल क्या वाकई बिलावल अपनी राय ऊपर रखकर फैसला दे रहे हैं या गुड कॉप बैड कॉप ही है, जैसा कि हम मुस्लिम लीग नून में देखते रहे हैं? इसमें बेसिकली मोटी जो 2 डायमेंशंस बनती हैं। पहला ये है कि पीपल्स पार्टी से लेके नून लीग तक हमारी तारीख क्या है, सभी कुछ बाप बेटों बेटियों इनके दरमियान रहता है। चंद मखसूस खानदानी पाकिस्तान है, बाकी तो सब ऑल्सो रैन, नज़र बट्टू या रेडी पे रखे हुए माजूर हैं जिन्हें दिखा के कर्जे भीख इमदाद ली जाती है और बाहर फिर अपने एसेट्स डेवलप किए जाते हैं। दूसरी बात यह है जो मच्योर बावकार लोगों में होता है, हज़रत इब्राहीम से लेके ग़ज़वा बदर तक आप देखो, मौक़िफ़ में इख्तलाफ न बदतमीज़ी है न जुर्म है। अब हम लोग जैसे वो चीफ जस्टिस की सास का, भाई शी इज़ एन इंडिपेंडेंट ह्यूमन बीइंग, माई सन इज़ मोस्ट वेलकम टू डिसएग्री विद मी। आई डोंट नो कि इन दिस पर्टिकुलर केस असल में केस क्या है, लेकिन एक तो वो है जो मैंने पहले अर्ज किया। दूसरी बात आशा, इट्स वेरी सिंपल, ये बड़ी ग्रेसफुल, बड़ी खूबसूरत, बड़ी मच्योर बात है। बाप बेटे में इख्तलाफ, ग़ज़वा बदर, जरा सोचो तो सही, हुआ क्या था? उहद में क्या हुआ था? हजरत इब्राहिम का देखो, उनके बाप तो बुत फरोश थे, बुत सास थे। ये नहीं होता। आई डोंट नो इस केस में क्या ठीक है क्या गलत है, आई डोंट नो। हसन निसार साहब थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा क्लियर कर दूं। सीईसी का इजलास हुआ जहां पीपल्स पार्टी की सीनियर लीडरशिप और उनके लीगल एक्सपर्ट्स ने राय दिया कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर होना है जब भी आपकी असेंबली तहलील होती है और आइन ये कहता है। वहां उनकी लीडरशिप और सीईसी तमाम एग्री कर गए कि ऐसा ही होना चाहिए, जिसके बाद जरदारी साहब ने अपना खुद ही सोशल मीडिया पे एक पैगाम दे के उसमें ये कह दिया कि हल्का बंदियां जो हैं, जो कि एक दूसरा मामला अब इलेक्शन कमीशन ने शुरू कर दिया, पहले वो होनी चाहिए।
जिस पे खबर यह है कि सीईसी के अंदर उन्होंने इस बात को ना मेंशन किया, ना कहा, ना सीईसी से कहा कि आप अपने फैसले पर गौर करें कि हल्का बंदियां भी जरूरी हैं। तो मैं इसको भी इस एंगल से अगर रखूं कि एक पार्टी एक पॉलिसी दे रही है फॉर पब्लिक कंजम्पशन, वो सियासत करते हैं, मगर यहां पर आकर बात फिर जब बिलावल भुट्टो से पूछा कि आपके वालिद ये कह रहे हैं, तो उन्होंने कहा उनसे पूछे वो क्या कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं। तो फिर ये ठीक है या फिर ये पब्लिक के लिए भी 2.1 जमात की लीडरशिप से आ रहे हो? देखें, इन्नमल माल बिन्नियात, अगर नीयत ठीक है तो खुदा की कसम इससे ज्यादा खूबसूरत बात कोई। ठीक हो गया। खूबसूरत तरीन रिश्तों में भी इख्तलाफ मैच्योरिटी की अलामत है। बिल्कुल इख्तलाफ होना, खुश दिली से कबूल करना चाहिए। आप भले आप एग्री करो ना करो, एक जवान बेटा है, ग्रोन अप है, वेल एजुकेटेड है, उसका अपना ओपिनियन हो सकता है। जरदारी साहब खुद सियासी खर्रांट है बहुत बड़े, उनका अपना हो सकता है, कोई ऐसी बात नहीं जी। ठीक है। अब सर साहब, घर के मामलात में आसिफ जरदारी की बात मानने का पाबंद हूँ, सियासत, आइन और पार्टी पॉलिसी पर कारकुनों और पार्टी के फैसलों का पाबंद हूँ। ये बिलावल भुट्टो से जब पूछा गया तो उन्होंने इसका ये जवाब दिया। क्या बिलावल भुट्टो जरदारी सियासी मुस्तकबिल के लिए जो उनके वालिद का सियासी बोझ है, जो कहा भी जाता है, वो उतारना चाहते हैं? आप समझते हैं सिर्फ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी अपनी वो डिफरेंट कर रहे हैं वालिद से, या गुड कॉप बैड कॉप ही है? मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ, लेकिन एक छोटा सा शिकवा करना चाहता हूँ आपसे। पहले पिछले सेगमेंट में हसन निसार साहब ने कहा कि हालात इतने ख़राब हैं कि हंसना भी नहीं चाहिए। मैं उनकी बात से मुत्तफिक हूँ। तो क्या आपको नहीं चाहिए था कि कुछ और सवाल भी आज सोच लेते? मसलन जैसे लाहौर हाई कोर्ट के जजेस ने इन हालात में अपने लिए बिला सूद कर्जा मंजूर कर लिया 11 जजेस के लिए 35 करोड़ रुपए का, और उसमें वो शुगर जज भी शामिल है जिसको शुगर जिसके पास शुगर मिलों के तमाम केसेस जाते हैं और वो उन पे स्टे ऑर्डर दे देता है ताकि उनकी करप्शन पे हाथ न डाला जा सके। क्या इन जजों, इतने करप्ट जजेस को इतने बड़े कर्जे की जरूरत थी बिला सूद जब मुल्क में ये हालात है? इस पे क्यों नहीं आपने सवाल किया? फिर आप कहती है मैं पंजाब की इस गंदी और करप्ट अशराफिया के बारे में बात क्यों करता हूँ? मैं क्या करूं जब मैं पंजाब की हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट के जजेस को ये करते देखता हूं, और फिर उनकी जुर्रत देखें, उनके जुल्म की इंतहा देखें कि मरी में एक 100 साल पुराना स्कूल है, उस पर कब्जा कर लिया है जजेस ने जाके कि यहाँ जुडिशल कॉम्प्लेक्स बनेगा। मैं लाहौर हाई कोर्ट के तमाम जजेस को चैलेंज करता हूं कि उसके साथ ही मिलिट्री की बहुत सारी रेस्ट हाउसेज, गेस्ट हाउसेज और इंस्टॉलेशन है, वहां 1 इंच जमीन पे कब्जा करके दिखाएंगे जज फौजियों की। लग पता जाएगा इनको किस भाव बिकती है। हर बंदा इस मुल्क में सिविलियन पे चढ़ता है। एक 100 साल पुरानी बिल्डिंग है, तारीखी बिल्डिंग है, 250-300 बच्चा वहां पढ़ता है, उसको कहने गिराओ और हमारे लिए यहाँ पे आप एक अयाशी खाना बना दो। इसमें क्यों नहीं आपने सवाल किया आज? ये क्या हर वक्त जरदारी और बिलावल भुट्टो को लेकर बैठे रहते हैं? हसन निसार साहब ने बिल्कुल ठीक है, मैं तारीफ करता हूं बिलावल भुट्टो की, अगर उसने अपने बाप से इख्तिलाफ किया है, महजब तरीके से किया है, अपनी अलग स्ट्रेटजी बनाना चाहता है तो बनाना चाहिए। ये 21वीं सदी है, 2023 है, या 1970 और 65 की पॉलिसियां और स्ट्रेटजीज नहीं चल सकती। बस ठीक है, बिल्कुल दुरुस्त बात है। अपना इख्तिलाफ राय होना चाहिए, मगर इख्तिलाफ राय क्या आवाम के लिए ही किया जा रहा है? आवाम को डिलीवर करने के लिए किया जा रहा है? अवाम की दबाव की वजह से किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं, अवाम ये वो अवाम नहीं है, ये सारे जज, जर्नल, सियासतदान और मीडिया वाले भी याद रखें, ये 2023 के अवाम 1980-90 के अवाम नहीं है। 90 में मेरे दोनों बच्चे पैदा भी नहीं हुए थे, लेकिन अब वो उठ के सियासत पे डिस्कस करते हैं मुझ पे। वो मुझे बताते हैं कि आयशा बख्श किस बात पे खुश हुई है और किस बात पे नाराज हुई है। वो इतना ऑब्जर्व करते हैं हर चीज को। वो मेरे पॉइंट्स को मुझे कहते हैं हमें पता है आपने क्या जवाब देना इस बात का। ये इस जनरेशन को जो 60% है, अंडर एस्टिमेट मत करें। ये जितने बुढ़े बैठे हुए ना 70-80 साल के, इन्हें चाहिए कि चले जाएं इस मुल्क से अब और जाके मौज करें। बाहर की दुनिया में बहुत पैसा कमाया है, अपना बुढ़ापा एंजॉय करें और इन बच्चों को इस मुल्क पे हुकूमत करने दें। वैलिड पॉइंट उठाया। बिलावल भुट्टो मुतादिद बार ये कह चुके हैं कि हमारे बड़े जो सियासत कर रहे हैं, जरा उसको पलट कर देखें कि क्या सियासत किया है। क्या बिलावल भुट्टो और मरियम भी ऐसी ही सियासत करेंगे? बात यह है कि और बहुत से बच्चों के लिए सियासत का मैदान कितनी। कुछ मजीद गुफ्तगू करेंगे इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में खुशामदीद। आसिफ जरदारी का सियासी बोझ। शहीद मोहतरमा ने 97 के इंतखाबात और अपनी सियासत के आखिरी दौर में आसिफ जरदारी को बराह रास्त सियासी मुदाखलत, इसे कह दिया जाए महदूद कर दिया हुआ था। उनका रोल बहुत ज्यादा। शहजाद साहब, क्या बिलावल भुट्टो जरदारी भी आसिफ जरदारी को सियासी बोझ समझकर सियासी मुस्तकबिल के लिए रुकावट समझ रहे हैं, या फिर ये कहा जाए कि अवाम के दबाव पर वो एक अवामी लीडर बनने की कोशिश कर रहे हैं?
अच्छा, मैं उस पे आता हूँ। मेरे ख्याल में जो अबसार साहब ने कहा ना कि ये जो 70 से 80 के जो उम्र के पेटे में जो लोग हैं, उसमें तो मेरे और हसन साहब के अलावा मेरा ख्याल है कि दो लीडर जो हैं अपने लंदन में बैठे हुए हैं। एवेन्यू अपार्ट, क्या नाम है उनका, इस तरह का नाम है, जहाँ पे बैठे हुए हैं, और उन अपार्टमेंट्स का। और उसके बाद फिर ये हैं यहाँ पे जरदारी साहब अच्छे खासे गए थे, पता नहीं क्यों वापस आ गए। दो चीज़ें हैं मेरे नज़र के अंदर। एक ये है कि एक ये अंडरस्टैंडिंग उनकी नज़र में, बिलावल भुट्टो की नज़र में, और उनके अगर बयानात को देखा जाए तो ये कह रहे थे कि शायद वज़ीर आज़म बनेंगे, अगली बारी जो आने वाली बारी है इसमें शायद वो वज़ीर आज़म बनेंगे। अच्छा, अब यूँ लगता है कि जैसे कि वो जो वादा है वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटता जा रहा है, और वो नज़र नहीं आ रहा कि वो रास्ता नज़र नहीं आ रहा जिसके थ्रू वो वज़ीर आज़म की कुर्सी तक पहुँच पाएंगे। वरना 16-17 माह तो उन्होंने खूब अच्छे तरीके से वज़ीर ख़ारजा की जो कुर्सी है उसको गर्म रखा है, और बड़े कामयाबी के साथ, और हर जगह दौरे शौरे की करने चाहिए। वज़ीर ख़ारजा जो हुए तो दौरे करने चाहिए ना। अच्छा, लेकिन मेरा ख्याल है कि अब एक और ख़तरा पैदा हो रहा है, और ख़तरा ये पैदा हो रहा है कि ये जो इलेक्शंस हैं कि ये ना हो कि ये लंबे लटक जाए। अगर वो लंबे लटक जाते हैं इलेक्शंस, तो फिर सिंध का जो कंट्रोल है, जो कि पीपल्स पार्टी ने 18वीं तरमीम के बाद और ये सारा कोई डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड पावर के बाद अपने हाथ में ऐसा मजबूती से पकड़ा हुआ था, अब वो जब असेंबली वहां से गई, गवर्नमेंट गई, तो लगता है कि ये भी ना कहीं हाथ से चली जाए। सही। तो बड़ा खतरा सिंध के कंट्रोल का बन रहा है। इसलिए वो 90 दिन और 120 दिन एंड रियलिस्ट एंड गुड कॉप एंड बैड कॉप एंड आइडियलिस्ट एंड रियलिस्ट वाला जो मामला है वो चल रहा है। तो आइडियलिज्म एक आसान है हमारे यहाँ ना, ये जो नारे लगा के सियासत करना चाहते हैं ना, ये सबसे आसान रास्ता है पाकिस्तान की सियासत। लोगों को बेवकूफ बनाना, यहां से खाई जाओ, उड़ाई जाओ, दुबई में प्रॉपर्टीज बनाओ, लंदन में प्रॉपर्टीज बनाओ, वहां बैठ के आके मुल्क के लिए वापस आके फिर यहाँ हुकूमतें करने के लिए आ जाओ। तो मेरा अपना ख्याल है लोग आप बेवकूफ नहीं बनने वाले। मैं एग्री करता हूं, ये 1990 नहीं है, ये असल में आप 21वीं सदी आ चुकी है। 2023 में बैठे हैं। दुरुस्त, लोग अब बेवकूफ नहीं बनेंगे। ठीक हो गया। ज़ैगम साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। नून लीग गुड कॉप बैड कॉप खेलती रही, मगर पिछले 16 माह शहबाज शरीफ का मुफाहमती दौर, अब शायद नवाज शरीफ और मरियम नवाज भी एंटी स्टैब्लिशमेंट सियासत करने के काबिल ना रहे हों। बिलावल भुट्टो क्या ये बयानियां बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या कामयाब होंगे? इस वक्त मसला इन पार्टियों के अंदरूनी बहरान का है, इम्प्लोजन का है, अंदर से फटने का है। वो ज़हीरुद्दीन बाबर ने कहा था कि माँ के बादशाह हस्तीम खीशना दारीम, हम जो बादशाह होते हैं हमारा कोई सगा नहीं होता, कोई रिश्तेदार नहीं होता। ये वो चीज़ है जो बिलावल को अपनी अम्मा से सीखनी चाहिए थी। बदनसीबी से वो पहले फौत हो गई। उन्होंने कैसे अपनी वालदा को शरीक चेयरमैन के ओहदे से हटाया था, कैसे भाई को पासे किया था, और अगर ना किया होता तो पीपल्स पार्टी 1990 में फारिग हो चुकी होती। अब बिलावल को ये फैसला करना था कि दो लेगेसीज में से, दो ब्रांड्स में से उसने किसका इंतखाब करना है। अपनी माँ वाली जो लेगेसी है, विरासत, उसको लेकर चलना है या अब्बा वाली की लेकर चलना है? क्या उसने अपनी माँ और नाना के ब्रांड को बचाना है या अब्बा के ब्रांड का वारिस बनना है? इस 10 साल में बिलावल ये फैसला नहीं कर सका, जिसके नतीजे में आसिफ जरदारी ने पार्टी को तबाह कर दिया। वोट 31% से 13% हो गए। वो बहुत बड़े शतरंज के खिलाड़ी होंगे, जोड़ तोड़ के माहिर होंगे, बहुत लेन देन के माहिर होंगे, लेकिन अवाम के बारे में उनको कुछ पता नहीं है, पब्लिक सेंटीमेंट का कुछ पता नहीं है, नई नस्ल का उनको कुछ पता नहीं है। बिलावल को तो पता होना चाहिए था ना। पीपल्स पार्टी 3 पिलर्स पर खड़ी थी, वो तीनों चले गए। पहला था करिश्माती लीडर, दूसरा था सोशल डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजी, और तीसरी थी वर्किंग क्लास की फॉलोइंग। सब जा चुकी हैं। पीपल्स पार्टी के पास देने को, बेचने को कुछ नहीं है। पार्टी को एक नई शक्ल देनी थी, रीबर्थ देनी थी। उसके लिए बिलावल को छीनना था या जरदारी साहब को हवाले करना था। ना जरदारी साहब ने पार्टी हवाले की, ना बिलावल छीन सके। नाउ इट्स टू लिटिल टू लेट। ये जो गेमें हैं, अगर गेमें हैं तो भी फायदा नहीं, और अगर इस वक्त वो वाकई कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं तो अब बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत देर हो गई। ठीक है जी। ज़ैगम साहब की राय है कि बिलावल भुट्टो जरदारी, इट्स टू लेट। अगर आप अब कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।